तो ये हम आज शुरू करेंगे अदर इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है, अभी तक हम जो बात कर रहे थे वो कर रहे थे यूनाइटेड नेशन की, जो संयुक्त राष्ट्र है और उससे संबंधित एजेंसीज की, कि संयुक्त राष्ट्र और उससे संबंधित प्रमुख एजेंसीज कौन सी हैं। अब जो संयुक्त राष्ट्र है, जैसा संयुक्त राष्ट्र की हम समझ रखते हैं, संयुक्त राष्ट्र और बाकी इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन में क्या फर्क है? कंसेप्चुअल लेवल पर संयुक्त राष्ट्र एक एफर्ट है जो ऑल इंक्लूसिव टाइप का एफर्ट है। मतलब पूरी कोशिश की जाती है यूनाइटेड नेशन के जितने एफर्ट, जितनी भी प्रोजेक्ट्स हैं उनमें, कि वो सारे के सारे देशों को, और कभी कभी तो ऐसे उनको भी कि जिनको अभी मेंबर स्टेट की का रोल नहीं मिला है, सभी राज्य, सभी इसके जो मेंबर्स हैं वो पूरे स्टेट या राज्य नहीं है, क्योंकि कईयों को, जैसे फिलिस्तीन है, उसको पूर्ण राज्य देश का दर्जा हासिल नहीं है, फिर भी यूनाइटेड नेशन उसको साथ लेके चलता है। तो यूनाइटेड नेशन एक अम्ब्रेला है और ये अम्ब्रेला ज्यादा से ज्यादा लोगों को, ज्यादा से ज्यादा देशों को कवर करने की कोशिश करता है। ये जो चाहता है ये ज्यादा से ज्यादा देशों को, कि पूरी दुनिया को, पूरी पृथ्वी पर जितने भी देश हैं, जितने भी लोग हैं, उनको कवर करने की कोशिश होती है संयुक्त राष्ट्र की और उसके जो एजेंसी हैं। तो ये ऑल इंक्लूसिव टाइप का एक संगठन, एक सभी को साथ लेने वाला, सभी को कवर करने वाला एक संगठन, एक ऑर्गेनाइजेशन है। और इसके एजेंसीज का जो अप्रोच होता है वो सभी को कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करने का उसका प्रयास रहता है। तो ये होता है हमारा यूनाइटेड नेशन। परंतु हमारे जो देश हैं, इसे ऐसे देख सकते हैं कि अगर यूनाइटेड नेशन एक गांव की पंचायत है जिसमें सभी लोग शामिल होते हैं, सभी लोग इसमें, छोटा बड़ा अमीर गरीब हर व्यक्ति इसमें शामिल होता है, परंतु कुछ छोटे छोटे अपने छोटे छोटे ग्रुप्स भी होते हैं। कुछ किसी भी तरीके के ग्रुप हो सकते हैं, जो हमारे ग्रुप्स हो सकते हैं, किसी भी हित को लेके, किसी भी इंटरेस्ट को लेके वो ग्रुप्स पैदा हो सकते हैं। तो ये इसी प्रकार के अदर ग्रुप्स हमारे, जिसका कोई भी कारण हो सकता है, अलग अलग ग्रुप्स के अलग अलग कारण हैं। उनकी आर्थिक स्थिति हो सकती है, डेवलपमेंट का उनका स्टेज है कि वो किस स्टेज पर खड़े हुए हैं, डेवलपमेंट स्टेज कौन सा है। जैसे डेवलपिंग, जैसे हमने ब्रिक्स नेशन के अभी हम पढ़ेंगे, तो 5 बड़े डेवलपिंग देश, 5 जो आज के समय के सबसे बड़े डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उन्होंने मिलके एक ग्रुप बना लिया। हम यूरोपियन यूनियन की बात करें तो यूरोप के कुछ देशों ने मिलके अपनी एक यूनियन बना ली। हम रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर सकते हैं, एशियन है जो साउथ ईस्ट एशिया में है। फिर हमने कॉज को लेके देखेंगे, जैसे गल्फ कोऑपरेटिव काउंसिल है, वो है एक्सपो, ओपेक है, ऑयल प्रोड्यूसिंग एक्सपोर्टर कंट्रीज। तो ये कुछ इस तरीके, जैसे ये संगठन रीजनल संगठन नहीं है, ये केवल ऑयल पर आधारित है। तो ऐसे हमारे तमाम तरीके के गवर्नमेंटल, इंटर गवर्नमेंटल एफर्ट हो सकते हैं जो यूनाइटेड नेशन के स्कोप से बाहर हो, यूनाइटेड नेशन के दायरे से बाहर हो, क्योंकि यूनाइटेड नेशन का जो दायरा है, जो उसका ऑब्जेक्टिव है, वो सभी को कवर करने का ऑब्जेक्टिव है, सबको साथ लेकर चलने का। तो कभी ये आवश्यक नहीं है कि 195 देश जितने हैं अभी, 200 से थोड़े से कम जो देश या
टेरिटरीज हैं, वो जो टेरिटरीज हैं वो टेरिटरीज जो है हर इशू पर एक साथ आए, तो कुछ कुछ अपने इंटरेस्ट बेस्ड ग्रुप भी बने हुए हैं अपने अपने इंटरेस्ट के अनुसार। सर तो हम, हाँ सर तो ये यूएन को सर हम इंटरनेशनल लेवल बॉडी कह सकते हैं और इंटर गवर्नमेंटल को कंट्री बेस्ड बॉडी। हाँ ठीक है, आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि वो उसका एक जो कैरेक्टर है वो इंटरनेशनल है, मतलब सभी पूरे अंतर देशीय है, जितने देश हैं उनके बीच में इंटरनेशनल। वैसे दो देशों के बीच के समीकरण को भी हम इंटरनेशनल कह सकते हैं, और उसका जो कैरेक्टर है वो उस तरीके का है कि उसमें कोई और वेस्टेड इंटरेस्ट, मतलब कोई और स्कोप नहीं है, उसका मूल स्कोप है सबको कवर करना। परंतु कुछ रीजनल ग्रुपिंग होती हैं, कुछ ऑब्जेक्ट बेस्ड ग्रुपिंग है, जिनके अपने अपने उद्देश्य हैं, अपने अपने उद्देश्यों के कारण वो ग्रुपिंग बनाई गई, और उनको हम इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन की कैटेगरी में प्लेस करते हैं। तो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो है उनके अगर ब्रॉडली डिवाइड करने की हम कोशिश करें तो हम इकोनॉमिक आधार पर उन्हें डिवाइड कर सकते हैं। आर्थिक आधार पर हम कह सकते हैं कि भाई आर्थिक आधार पर कौन सा संगठन, कौन कौन से संगठन है, जो ब्रॉड कैटेगराइजेशन है। कुछ इकोनॉमिक कारणों से बने हैं, कुछ पॉलिटिकल कारणों से बने हुए हैं, कुछ मिलिट्री कारणों से भी बने हुए ग्रुपिंग है, सोशियो कल्चरल भी ग्रुपिंग हो सकती है, जैसे एजुकेशन पर। तो ऐसे जो डिफरेंट ऑब्जेक्टिव के साथ बने हुए ग्रुपिंग्स हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। और सबसे पहले हम लेते हैं जो इकोनॉमिक कैटेगरी में इकोनॉमिक तरीके से डिफाइन किए गए, जो आर्थिक कारणों से बनाए गए इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन की। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर रहे हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक की। न्यू डेवलपमेंट बैंक, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ब्रिक्स का जिक्र किया था, वैसे ब्रिक्स आता तो अच्छा रहता है यहाँ पर। ब्रिक्स एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 5 सबसे बड़े डेवलपिंग कंट्रीज, डेवलप नहीं है, डेवलपिंग कंट्रीज, डेवलपिंग इकोनॉमीज, और मतलब एक को इसको छोड़ के रशिया मार्जिन में, मतलब लार्ज इकोनॉमी, अगर डेवलपिंग हटा देता हूँ तो लार्ज इमर्जिंग इकोनॉमी, ये शब्द यूज करते हैं, इमर्जिंग इकोनॉमी। 5 लार्जेस्ट इमर्जिंग इकोनॉमी। कुछ इकोनॉमीज ऐसी हैं, यूएस, चाइना, यूएस है, यूरोपियन कंट्री हैं, जो ऑलरेडी इमर्ज्ड मान सकते हैं, पर जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, जो उभरती हुई इकोनॉमीज है, उन्होंने अपनी एक ग्रुपिंग बनाई है जिसका नाम है ब्रिक्स, और इसमें 5 देश हैं। अगर हम इसको याद करना है तो बहुत आसान है। बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रशिया। ब्राजील साउथ अमेरिका में सबसे बड़ा देश है। रशिया एरिया के वाइज दुनिया का सबसे बड़ा देश है, और इंडिया है इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इन 5 देशों को मिला के इन 5 इमर्जिंग इकोनॉमी, शब्द याद रखें तो अच्छा रहेगा, इमर्जिंग इकोनॉमीज, ठीक है, इमर्ज हो रही हैं, उभर रही हैं, ये उभरती हुई इकोनॉमीज हैं आने वाले समय में। और ये दुनिया का एक बड़ा हिस्सा जो है आबादी के सेंस में भी और इकोनॉमी के सेंस में भी ये कंट्रोल करती है। तो इन ब्रिक्स देशों ने मिलकर अपना एक मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक बनाया है कि भाई हमें जो है, जैसे हम वर्ल्ड बैंक की बात करते हैं या हम एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात कर सकते हैं, जितने जो ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे वर्ल्ड बैंक की हम बात करें तो वर्ल्ड बैंक का एक क्रिटिसिज्म ये भी हो सकता है कि उस पर प्रभुत्व जो है
वेस्ट के देशों का और मूलतः यूएस के का है, अमेरिका का है। तो अगर आपको कुछ भी डिसीजन है तो वहां पर यूएस अपने इंटरेस्ट को हमेशा कैलकुलेट करेगा। तो ऐसे में इन देशों ने ये सोचा कि हम अपने लिए अपना एक बैंक जो हमें सपोर्ट करे, अपना एक बैंक बनाते हैं। और इन्होंने अपना बनाया न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसका उद्देश्य है इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट को फाइनेंस करना, उनको पैसा देना इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट को, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, जो विकास के जो हमारा मॉडल है कि हमें सतत विकास के लिए जाना है, तो हमें फाइनेंस, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को फाइनेंस किया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को फाइनेंस करना है इमर्जिंग और डेवलपिंग कंट्री में। इसका हेडक्वार्टर है शंघाई, चाइना। शंघाई बीजिंग कैपिटल है चाइना की, और शंघाई इकोनॉमिक कैपिटल है। जैसे हम भारत के लिए कहते हैं कि भारत में मुंबई इज, दिल्ली इज कैपिटल, न्यू दिल्ली इज कैपिटल, वेयरएज मुंबई इज इकोनॉमिक कैपिटल, जो आर्थिक राजधानी है। यही बात हम चाइना के सेंस में अगर हम कहें तो शंघाई इज इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ चाइना, ठीक है। तो वहां पर इसको इसका हेडक्वार्टर बनाया गया है। इसको $100 बिलियन का शुरू का इसका ऑथराइज्ड कैपिटल था, एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। कंटिंजेंट रिजर्व अरेंजमेंट, कंटिंजेंट रिजर्व अरेंजमेंट ये भी एक ब्रिक्स का इनिशिएटिव है। कंटिंजेंट रिजर्व की किसी भी प्रिकॉशनरी, एक तरीके का प्रिकॉशनरी फंड है कि यदि कोई आपत्ति, कोई आफत आ जाती है, कंटिंजेंसी क्रिएट हो जाती है, ऐसी कंटिंजेंसी क्रिएट होती है, कंटिंजेंसी मतलब कोई तरीके की मुश्किल हालात, कंटिंजेंसी, तो ऐसे उसके लिए हमने एक रिजर्व बना के रखा है ब्रिक्स देशों ने। ये ब्रिक्स देशों का एक कंटिंजेंट अरेंजमेंट है, जिसको हम CRA कंटिंजेंट रिजर्व अरेंजमेंट बोलते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक, ब्रिक्स जो है अभी रीसेंट फिनोमिना है, अभी के समय में रिसेंटली जो राइज होने वाला एक ऑर्गेनाइजेशन है ब्रिक्स, जो अभी के से कुछ समय में उभरा है, परंतु जो एशिया में पुराना एक ऑर्गेनाइजेशन और इनका एक पुराना बैंक है, जिनको हम बोलते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसको स्थापित किया गया था 1966 में। 1966 में एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की गई थी। ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन था, जैसे हमने बात की थी IBRD, EBRD। अब ये जो संगठन है, जैसे IBRD का जो चरित्र है या वर्ल्ड बैंक का पूरा चरित्र, वो इंटरनेशनल है, उसके लिए एशिया अकेली प्रायोरिटी नहीं है। और रादर तो मैं ये भी कह सकता हूँ IBRD का जो शुरू का ऑब्जेक्ट था वो यूरोप के रिकंस्ट्रक्शन को ध्यान में रखकर, क्योंकि जो एक्टिविटीज हैं, शुरुआती एक्टिविटीज, वो सारी एक्टिविटीज यूरोप को ध्यान में रख के बनाई गई। जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, एशिया था उस समय गरीब कॉन्टिनेंट हुआ करता था, अफ्रीका आज भी है, तो उनको प्रायोरिटी में ना रखकर, तो ऐसे में एशियन देशों को सपोर्ट करने के लिए एशियन कैरेक्टर का ये बैंक बनाया गया फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड कोऑपरेशन इन पुअरेस्ट रीजन ऑफ द वर्ल्ड। जो उस समय दुनिया के सबसे गरीब देश थे, वहाँ पर आर्थिक तरक्की को बढ़ाने के लिए और आर्थिक सहयोग, आर्थिक सहयोग और आर्थिक विकास, आर्थिक विकास में ये कॉर्पोरेशन का रोल क्या है? 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 कॉर्पोरेशन का रोल क्या है?
हम्म, financially to the countries, the poorer countries. हाँ जी बोलिए, कोई कुछ कहना चाहता है, बताएं। आर्थिक विकास में कोऑपरेशन का क्या भूमिका है? एनीवन? नहीं? सबको सबको यूनाइट करना, जैसे उससे विकास कैसे होगा? तो सारी हमारे जो सब हमारी लोग मिलकर नेशन काम है, करेंगे। हमारा जो कोऑपरेशन होता है, देखो हम लोग जब भी विकास की बात करें तो सहयोग बहुत जरूरी चीज है। हम में से बहुतों को ऐसा लग सकता होगा कि विकास में सहयोग का क्या रोल है। इंसान जो है प्रवृत्ति से, ह्यूमन बीइंग जो होते हैं प्रवृत्ति से, बेसिक उनका नेचर है, आर्थिक होगा। ह्यूमन बीइंग्स का बेसिक नेचर है सोशल बीइंग होना। हम जो विकास कर पाए आज तक, जहां भी पहुंचे हैं, वो क्यों कर पाए? उसमें एक बहुत बड़ी भूमिका है सोशल बीइंग होने की। हम ग्रुप में रहते हैं। हम शेर का शिकार नॉर्मली कर सकते हैं क्या? अगर अकेले अकेले हम चले और शेर का शिकार करने जाए, हाथी को या किसी भी बड़ी चीज को करने की कोशिश करें, तो क्या हम अकेले कर सकते हैं? नो सर। नहीं कर पाएंगे। नो सर। शेर आपको 2 मिनट में चटनी बना देगा। जब हम आज की बात नहीं कर रहे हैं, अगर हम 50,000 साल या 40,000 साल पहले, 10,000 साल पहले भी देखें, तो भारत यहाँ आसपास घने जंगल होंगे, गहरे घने जंगल। हर जगह जहाँ हम बैठे हुए हैं वहाँ पर बड़े बड़े जंगल होंगे। उन जंगलों में सारे तरीके के जानवर रहते होंगे, और जो इंसान से कहीं ज्यादा खतरनाक है, कहीं ज्यादा ताकतवर है, ज्यादातर जानवर। इवन एक डॉग भी जो है, अगर वाइल्ड डॉग की बात करें तो वाइल्ड डॉग को अकेले, वाइल्ड डॉग भी हम नहीं संभाल सकते। इंसान के अंदर इतनी काबिलियत नहीं है। पर इंसान क्यों इन सब पर धीरे धीरे करके विजय हासिल करता गया? कैसे वो इनको हटाता गया? यहाँ घने जंगल थे उसने गायब कर दिए। कैसे ये संभव हुआ? इसको संभव होने में ये जो सहयोग है, कोऑपरेशन है, क्योंकि इंसान का एक मूल है। जब हम शिकार करते हैं तो हम कैसे करते हैं? मिलकर शिकार करते हैं। इंसान जब शेर का शिकार करता है तो अकेले नहीं करता, वो मिलके ग्रुप 20-30 लोग इकट्ठे होके, कोई उसे कुछ कर रहा है, कोई पत्थर मार रहा होगा, कोई ईंट फेंक रहा होगा, और ऐसे करके हम सारे मिलके उसको एक प्लानिंग के साथ, एक स्ट्रेटेजी के साथ हम उसको डील कर सकते हैं। तो हमें कोई भी काम करने के लिए, इंसान को आगे विकास करने के लिए इस चीज की बड़ी जरूरत है, कोऑपरेशन। सहयोग के बिना वो आगे तरक्की नहीं कर सकता। और जब जब सहयोग बढ़ेगा तब तक तरक्की होगी, और जब जब सहयोग घटेगा तब तक तरक्की घटेगी। जहां भी देशों में आप कंपैरिजन करें, जहां के लोग ज्यादा सहयोग करने में, एक दूसरे की हेल्प करने में ज्यादा आगे रहते हैं, वो देश ज्यादा आगे बढ़ते हैं। और जो देश सहयोग नहीं करते हैं, जहाँ के लोग आपस में अपना अपना बारे में सोचते हैं, वहां पर विकास नहीं होगा। जब हम अपने अपने बारे में सोचेंगे, मैं किसी के बारे में क्यों कंसर्न हूँ? आप किसी भी धर्म, समाज, किसी के भी बारे में सोचिए, जहां सहयोग नहीं है वहां विकास नहीं है। तो हमारे को विकास करने में, और यही चीज अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी लगती है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी यही कानून काम करता है कि अगर आप सहयोग करेंगे, क्योंकि आप सहयोग करेंगे तो दूसरा आपसे सहयोग करेगा। आप सहयोग नहीं करेंगे तो वो कहेगा भाई मैं क्यों सहयोग करूं आपका? तुम मेरी मदद नहीं करते, मैं तुम्हारी मदद नहीं करता। और कभी कभी ऐसा प्रतीत हो सकता है, कभी कभी हमें भारत के अंदर ऐसा लग सकता है कि ये विचार हमारे भीतर रहता है। हम थोड़ा सा सहयोग करने में, एक दूसरे के प्रति वो करने में, हमने अपने आप को, अपने देश को और लोगों को तमाम तरीकों से बांट लिया है। हम धर्म, जाति, लिंग, क्षेत्र और पता नहीं किस किस तरीके से हमने आपस में बांट लिया है।
हम अगर सहयोग करेंगे तो अपने अपने जात वाले के साथ करेंगे, अपने धर्म वाले के साथ करेंगे, अपने क्षेत्र वाले को करेंगे, अपने भाई भतीजे को करेंगे। ये सहयोग सहयोग नहीं है। जो ये भेद है, जो भेद होता है वो कोऑपरेशन के खिलाफ जाता है। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस बात का रियलाइजेशन है, चाहे हम इसको रियलाइज करें ना करें, पर अंतरराष्ट्रीय जगत इस बात को महसूस करता है। और एशिया के इन देशों ने, एशिया मतलब हम लोग नहीं, एशिया के बाकी देशों ने इस बात को महसूस किया कि हमें जो है अपने को एक दूसरे के साथ खड़ा होना पड़ेगा अगर हमें इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है इन गरीब देशों की। क्योंकि मैंने आपको शायद पिछली क्लास में भी बताया था, एशिया 1950 में अधिकांशतः एशियन देश बहुत गरीब थे, बहुत ज़्यादा गरीबी थी अधिकांश देशों में। जैसे कुछ अपवाद को छोड़ दें, जापान एक रिलेटिवली बेटर पावर था, पर चाइना बहुत गरीब था, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज गरीब थे, इन सब कॉन्टिनेंट के देशों की स्थिति हमें पता है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इनकी स्थिति खराब ही थी। केवल मिडिल ईस्ट के कुछ देशों को छोड़ के, जिनके पास ऑयल इकोनॉमी थी, जिनके पास तेल से पैसा आता था, अधिकांशतः एशिया के जो देश थे वो बहुत गरीब होते थे। और इन गरीब देशों ने अपने आसपास, अपने आपस में एक दूसरे के साथ एक कोऑपरेट करने की जो नीति अपनाई, उसने पूरी दुनिया को बदलने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। तो हमारा जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, ये इसी तरीके का एक प्रयास है। मनीला में इसका हेडक्वार्टर बनाया गया और इसके 67 सदस्य हैं, जिसमें 48 एशिया पैसिफिक के हैं और 19 बाहर के हैं। मतलब हम इसमें ये कह सकते हैं कि एशियन डेवलपमेंट बैंक में जरूरी नहीं कि सभी देश एशियन हो। ये बस इतना याद रखने वाली बात है कि सभी जो मेंबर कंट्रीज हैं उसके, वो मेंबर कंट्रीज एशियन डेवलपमेंट बैंक उसका नाम है, परंतु कुछ देश ऐसे भी हैं जो एशिया के नहीं हैं। तो ऐसे देश भी इसके सदस्य बन सकते हैं। उनमें जो यूरोप के मुख्य देश जैसे यूएसए आ गया, यूके आ गया, फ्रांस आ गया, इटली, जर्मनी, बेल्जियम, ये बड़े देश जो है इसके हिस्सा है। जो एडीबी है वो अपने देशों को, अपने जो मेंबर्स को क्या क्या चीजें देती है? नंबर 1, लोन। किसी को अगर लोन लेना है तो लोन देगी। टेक्निकल असिस्टेंस, अगर किसी को लोन से काम नहीं चलता, कभी कभी टेक्निकल सहायता की काम कैसे करना है तो वो बताना भी एक काम है। ग्रांट्स देना, ग्रांट और लोन आप लोगों को इसका अंतर अच्छे से पता होना चाहिए, हमने पहले चर्चा की है। इक्विटी इन्वेस्टमेंट, ठीक है, कि आप हमारे उसमें इन्वेस्ट भी कर सकते हो। तो ये सब चीजें ये एडीबी अपने मेंबर्स को, अपने पार्टनर्स को इसके लिए देती है। इस किस तरीके के प्रोजेक्ट फाइनेंस करती है? पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट, प्राइवेट सेक्टर प्रोजेक्ट, एडीबी फंड्स एंड रिसोर्सेज एंड को फाइनेंसिंग पार्टनरशिप। इस तरीके के प्रोजेक्ट जो है ये एडीबी बैंक फाइनेंस करती है। कि कोई भी पब्लिक सेक्टर, मतलब जो सरकारी उपक्रम का प्रोजेक्ट हो, प्राइवेट सेक्टर का उपक्रम हो, एडीबी फंड से रिलेटेड हो, इस प्रकार के जो ये प्रोजेक्ट है इनको फंड करती है। भारत एडीबी का फाउंडिंग मेंबर है और चौथा बड़ा शेयर होल्डर भी है, ठीक है, इसका चौथा बड़ा शेयर होल्डर है भारत। जो भारत के जो प्रोजेक्ट फाइनेंस है, ये सब भारत के प्रोजेक्ट्स हैं जो इनके द्वारा स्पॉन्सर्ड या फाइनेंस्ड है। अगला हम चलते हैं एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। हमने एनडीबी पढ़ा, हमने एडीबी पढ़ा, अब हम पढ़ रहे हैं एआईडीबी। हमने क्या क्या पढ़ लिया? एनडीबी, एडीबी, अब हम पढ़ रहे हैं एआईडीबी। नाम में सबका ध्यान रखिएगा थोड़ा, एआईआईबी सब, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है और ये अपने सभी सदस्यों को इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए, इंटर कनेक्टिविटी के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए फाइनेंस करता है।
interconnectivity, economic development in region and through advancement of infrastructure. यहाँ ये लिखा हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। फोकस इसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है कि हम कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे प्रमोट कर सकते हैं। बीजिंग में इसका हेडक्वार्टर है। यहाँ पर एक ये टर्म आ रहा है, मैं चाहूंगा कि हम इसका नाम याद कर लेते हैं। हम जब इकोनॉमी पढ़ेंगे तो हम इसको और अच्छे से पढ़ लेंगे। लाइबॉर, इसको आप नोट कर लीजिए कहीं पर। बेसिकली ये इकोनॉमी का एक टर्म है। लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट, लाइबॉर बोलते हैं इसको, लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट। बेसिकली हमारे जो बैंकिंग में एक इंटरेस्ट रेट होता है, और जो इंटरेस्ट रेट, वो इंटरेस्ट रेट जो है वो वेरी करता है। सभी लोगों को लोन एक ही रेट पे नहीं मिलता। बैंक जब लोन देती है, हम बैंक के पास अपना लोन लेने जाते हैं, तो बैंक, कोई भी बैंक लोन देते समय कुछ बेसिक चीजों पर ध्यान रखती है। बेसिक चीज होती है कि वो जितना ब्याज दर है वो अपने आपके रिस्क असेसमेंट के हिसाब से, क्योंकि बैंक को हमेशा, बेशक बैंक कितनी भी गारंटी नहीं आ रही है। मेरी आवाज नहीं आ रही? मेरी आवाज आ रही है? सर आ रहा है। आ रही है सर, आ रही है। सर आ रही है। अगर नहीं आए तो आप बता दें। ठीक, हमारी जो बैंक होती हैं, बैंक हमें लोन देते समय हमारा अपना रिस्क देखती हैं। चाहे लोन कितना भी सेफ हो, हमेशा बैंक को रिस्क होता है, थोड़ा बहुत रिस्क हमेशा रहता है। चाहे वो गारंटी भी ले ले, तो बैंक हमेशा अपने रिस्क को कवर करने की कोशिश करती है। रिस्क कवर करने के लिए वो ब्याज दर में वेरिएशन कर सकती है, इंटरेस्ट रेट में। उदाहरण के लिए मान लीजिए हम 3 लोग हैं, 3 अलग अलग लोग हैं जो उसके पास, बैंक के पास लोन लेने गए। लेट्स से अंबानी, माई सेल्फ, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, ध्यान रखिएगा आप लोगों को ये इस कंसिडरेशन। ये एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, और एक वेरी ऑर्डिनरी मैन, बेचारे के पास कोई काम नहीं है, एक अनएम्प्लॉयड पर्सन। ठीक है, ये 3 लोग लोन लेने जाते हैं बैंक के पास। तो जो बैंक है, क्या तीनों को सेम तरह से ट्रीट करेगा लोन देते समय? नो सर। नो सर। नो सर। क्यों? सर क्योंकि सबकी गुडविल डिफरेंट है। सबकी गुडविल मार्केट में डिफरेंट है। हाँ, तो सबका जो रिस्क असेसमेंट है, जो बैंक को डर है कि भैया ये मेरा पैसा वापस, बैंक के लिए प्रायोरिटी क्या है भाई? बैंक लोन देने के बिजनेस में है, उसका काम है लोन देना, उसमें खुला ही बैंक है लोन देने के लिए। परंतु लोन देने में हमेशा एक डर होता है कि आपका लोन प्रिंसिपल समेत गायब हो गया, आपने पैसा दिया और मूल भी नहीं आया आपका। तो ये जो मूल खो जाने का डर है, ये हमेशा बैंक को, किसी भी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन को रहता है अगर वो लोन देने का काम कर रही है। तो ऐसे में वो क्या करती है, सबका रिस्क देखती है कि भाई किससे मुझे, कौन आदमी ज्यादा डर है, किस आदमी का लोन रीपे ना होने की संभावना है। तो रीपे ना होने की सबसे कम संभावना किसकी है? आई बिलीव अंबानी की होगी, ना? तो सबसे कम संभावना इस बात की होगी, सबसे कम रिस्क, लीस्ट रिस्क उसको है। हो तो वो भी सकता है भाई कल को अंबानी बैंकरप्ट हो जाए, पर इसकी संभावना बहुत ज्यादा कम है। तो लीस्ट रिस्क उसको अंबानी से है। फिर माई सेल्फ बीइंग अ गवर्नमेंट एम्प्लॉई, वो ये सोचती है कि भाई ठीक है, ये गवर्नमेंट में है, अभी इनके पास नौकरी है, पे कर ही देंगे, इनके पास रेगुलर वो है, तो
जब गवर्नमेंट फेल होगी तभी उस स्थिति में ऐसा हो सकता है कि ये ना पे कर पाए, तो गवर्नमेंट हमारे देश में स्टेबल है। तो जो रिस्क है वो रिलेटिवली लेस है, लीस्ट नहीं है पर थोड़ा सा ज्यादा है। कल को हो सकता है मैं नौकरी छोड़ दूं, हो सकता है कुछ और गड़बड़ कर दूं, मेरी फाइनेंशियल हालत कोई इतनी अच्छी नहीं है, तो मेरा रिस्क लेस रिस्क है। और यहाँ पर मोर रिस्क है, किसी अनएम्प्लॉयड पर्सन से मान लो रिस्क, वो पैसा लेते हैं देते हैं, तो रिस्क अनएम्प्लॉयड को बेचारे पास रोजगार है नहीं, देना भी चाहे तो नहीं दे पाता। तो अब ऐसे में इस रिस्क को कवर करने के लिए बैंक क्या करती है, अपनी जो ब्याज दर है, वो लोन देना चाहती है, तीनों को लोन देना चाहती है, तो वो क्या करती है, ब्याज दर में बदलाव कर देती है अपना। जिस पे उसका रिस्क कम है तो उससे कहेगी ठीक है आप 5% में लोन ले लो, ठीक। मेरे से रिस्क ज्यादा है तो मुझसे कहेगी कि भाई नहीं, आपको इंटरेस्ट रेट ज्यादा देना पड़ेगा, आपको 10% रेट का इंटरेस्ट। अब यहाँ उसने 5% का अपनी कीमत बढ़ा दी, तो कवर द रिस्क। अगर मान लीजिए मैं नहीं दे पाया तो उसने पहले से ही मुझसे वो 5% पैसा एक्स्ट्रा ले रही है, और जो ज्यादा रिस्की आदमी होगा उसे 20% ले लेगी, तो यहाँ पर वो 15% जो है एक्स्ट्रा पैसे ले रही है टू कवर द रिस्क। बैंक कह रही है कि भाई मेरे को अपना रिस्क कवर करना है, अगर कोई मेरा पैसा नहीं देगा तो मैं अपने रिस्क को कवर करने के लिए एक्स्ट्रा अमाउंट वो ले रहे हैं। तो यही चीज बैंकों में होती है। एक होता है बेस रेट, और उसको बोलते हैं प्रेफर्ड पीएलसी। तो बैंकिंग वाला है जो बेस रेट होता है उसको क्या बोलते हो, प्रेफरेंशियल, मतलब जो उनका बेस्ट बायर होता है उससे वो लेते हैं। तो जो सबसे कम इंटरेस्ट रेट वो उसी से लेते हैं जिससे उसका जो लोन का वो है रिस्क है वो सबसे कम हो, तो उससे कम इंटरेस्ट रेट लेंगे, आगे जो वो रेगुलरली अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाते जाते हैं। ये चीज हमारे इसमें कुछ बेसिक टर्म्स यूज करते हैं हम, वो तो बेस रेट हम यूज करते हैं। हम यही चीज जब इंटरनेशनल रिजीम में करते हैं, यही चीज हम जब इंटरनेशनल रिजीम में करते हैं तो इसको बोला जाता है लाइबॉर। लाइबॉर वो रेट है जो एक बैंक दूसरे बैंक को इंटरनेशनल स्तर पर, मतलब यूएसए और ब्रिटेन, अब मान लीजिए एक बैंक है यूएसए की या ब्रिटेन की बैंक है, ब्रिटेन की बैंक से यूएसए ने उधार मांगा और इंडिया ने उधार मांगा, तो क्या ये दोनों को सेम रेट पे ब्याज वो देगी? नो सर। नो सर। है ना। यूएसए की आर्थिक शक्ति इंडिया की आर्थिक शक्ति से या लेट से अफगानिस्तान की आर्थिक शक्ति से बहुत अंतर है, तो देने को ये दे देगी, पर ये लाइबॉर पर जो बेस रेट होता है जिस पे ये लेट से अमेरिका को पैसा दे दे वो कहलाएगा लाइबॉर। कि भाई हमारा जो सबसे सिक्योर पर्सन है, जो जहाँ से हमारा लोन फेल होने की सबसे कम संभावना है, उसको वो जो मिनिमम रेट देती है वो इंटरनेशनल रिजीम में, ये पर्सनल उसमें नहीं आता, पर्सनल बैंकिंग में नहीं आता, ये आता है इंटरनेशनल रिजीम में, और इसको लाइबॉर बोला जाता है। लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट, की लंदन का इंटरबैंक एक दूसरे बैंक को दिए जाने वाला ऑफर्ड रेट कितना है, तो वो एक तरीके से बेस रेट काम कर देता है, और इस बेस रेट में रिस्क के हिसाब से वो ऐड कर देंगे कि भाई इतना और पैसा ऐड कर दो। तो अब जैसे ये क्या है, लंदन लाइबॉर पर 1.15% एक्स्ट्रा पैसा चार्ज करता है, ये हमारा AIIB। ठीक, तो बेसिकली मैं ये पॉइंट समझाने की आपको कोशिश कर रहा था कि कैसे बैंक जो है अपने रिस्क को सिक्योर करती है बाय इंक्रीजिंग बेस रेट। जो है वो मान लीजिए 2% है, 4% है बेस रेट, लाइबॉर चल रहा है 4%, तो AIIB हमें कितने पर देगी, 4 + 1.15, इतने परसेंट रेट पर ये हमें देगी। तो ये हमारा लाइबॉर का कॉन्सेप्ट है। मैं चाहता था कि आप लाइबॉर के कॉन्सेप्ट को एक बार समझ लें, अगली बार भी हम इसको दोबारा से करेंगे जब हम इकोनॉमी पढ़ेंगे। तो जो हमारी AIB है वो सॉवरिन बैक्ड फाइनेंसिंग, ठीक है, जो हमारे लोन सॉवरिन बेस्ड बैक्ड फाइनेंसिंग, इसका क्या मतलब हुआ, सॉवरिन बैक्ड फाइनेंसिंग,
सॉवरेन का मतलब क्या होता है? यहाँ पर सॉवरेन का मतलब क्या है? संप्रभु प्रभु सत्ता। इसमें सॉवरेन का मतलब है जिसमें सरकार की गारंटी है। सॉवरेन शक्ति मतलब एक संप्रभु शक्ति, एक सरकार, एक देश जिसमें इन्वॉल्व हो, जहाँ सरकार की गारंटी हो, उस देश की गारंटी हो। माइक्रोफोन बंद कर लेंगे अपना। जहां सरकार की गारंटी हो, बैकिंग किसकी है? सॉवरेन पावर की, एक संप्रभु शक्ति की गारंटी है। बैकिंग का मतलब कि कौन बैक कर रहा है, कौन उसको बैक करता है। जैसे हमारे पीछे कौन खड़ा हुआ है, तो अगर सरकार पीछे खड़ी हुई है तो उसके लिए एक रेट है, और एक है नॉन सॉवरेन बैक्ड फाइनेंसिंग। एक बड़ी कंपनी है, लेट्स से टाटा है, टाटा कंपनी AIIB के पास गई और उसने कहा कि हमें लोन दे दो, तो ऐसे में टाटा कंपनी के पीछे सरकार सपोर्ट नहीं करेगी, सरकार उसे बैक नहीं कर रही है। तो काइंडली अपना माइक्रोफोन बंद रखिए, किसी का माइक्रोफोन ऑन है। तो नॉन सॉवरेन बैक्ड फाइनेंसिंग कहते हैं उसको, जिसके पीछे सरकार की गारंटी नहीं है। तो ये दो अलग अलग तरीके की गारंटी है। नॉट बैक्ड बाय, ठीक है, मेंबर कंट्री, मेंबर की उसमें बैकिंग नहीं है। तो ये दोनों तरीके के लोन देती है, पर उसमें वो अपना इंटरेस्ट रेट वेरी कर देगी। यूरोपियन बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, हमने शायद इसका एक बार जिक्र किया है। EBRD, जैसे IBRD है वैसे ही EBRD है, यूरोप में बनाने के लिए, ठीक है। और यूरोप में फॉल ऑफ बर्लिन वॉल, ठीक है। बर्लिन वॉल कब गिराई गई? 1991 में या 90 में? 1979। सर 1989 ओके, 89, ठीक है। तो 1989 में हमारी जो बर्लिन वॉल थी, बर्लिन वॉल को गिराने की सिग्निफिकेंस ये है कि बर्लिन इस समय से पहले दो हिस्सों में, वर्ल्ड वॉर 2 में हमने चर्चा की थी कि कैसे जर्मनी के दो हिस्से कर दिए गए थे। जितने जर्मनी पर कम्युनिस्ट USSR का कंट्रोल था, वो बन गया ईस्ट जर्मनी, और वहां पर जो सरकार स्थापित हुई वो कम्युनिस्ट रिजीम हुई। और इधर बना वेस्ट जर्मनी, जिस पर अलाइड कंट्रीज, अदर अलाइड कंट्रीज यानी कि USA, फ्रांस और UK की फोर्सेस जिस पर कंट्रोल में थी, वो बन गया था वेस्ट जर्मनी। तो इसे दो हिस्सों में बांट दिया गया था, और इसको बांटने का सिंबल एक तरीके से बर्लिन वॉल बन गया था, कि बर्लिन को भी, जो बर्लिन उसकी राजधानी है, उसको भी दो हिस्सों में बांट दिया गया था। ये बर्लिन वॉल गिरा दी गई, और इसके बाद जो है वहाँ पर ये मतलब इसी को सिग्निफाई करने के लिए, इसी को सिंबलाइज करने के लिए ये यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट बनाया गया, और ये लंदन में है, स्थापित है, और ये यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक से अलग है, जो कि यूरोपियन यूनियन का बैंक है। EIB जो है यूरोपियन यूनियन का, यूरोपियन यूनियन अभी हम थोड़े समय में पढ़ेंगे कि यूरोपियन यूनियन क्या होता है। तो यूरोपियन यूनियन का, क्योंकि यूरोपियन यूनियन इज नॉट यूरोप, ये ध्यान रखेंगे, तो उनका ये एक बैंक है, यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक, और ये है EBRD। EBRD में 66 देशों की भागीदारी है, 66 कंट्रीज की भागीदारी है। अमेरिका इसका बिगेस्ट शेयर होल्डर है, तो EBRD में अमेरिका भी भागीदार है। बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, ये बहुत महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन है। ये एक तरीके से सभी सेंट्रल बैंक का बैंक के तौर पर काम करता है, सेंट्रल बैंक ऑफ ऑल सेंट्रल बैंक्स। दुनिया के हर देश में एक सेंट्रल बैंक होता है। दुनिया में जितने देश हैं उन सब का, जैसे भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत के अंदर जितना बैंकिंग सिस्टम है उसको कंट्रोल करता है, उसे रेगुलेट करता है। तो ऐसे बैंक जो
बैंकिंग को कंट्रोल करते हों, रेगुलेट करते हों, मॉनिटर करते हों, उसको चलाने में योगदान करते हों, वो बैंक कहलाते हैं रिजर्व बैंक, मतलब सेंट्रल बैंक्स। तो दुनिया के हर देश का अपना एक सेंट्रल बैंक होता है। जैसे हमारे यहाँ RBI है, कहीं पर कोई और नाम से हो सकता है। और इन सभी बैंकों का, इन सभी सेंट्रल बैंकों का, क्योंकि हमें दुनिया के स्तर पर, ग्लोबल स्तर पर भी, वैश्विक स्तर पर सभी बैंकों का म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन, इन सेंट्रल बैंकों का कोऑर्डिनेशन जरूरी है, ठीक है। क्योंकि बैंकिंग एक ऐसी चीज है जो अक्रॉस कंट्री काम करती है। हम उसे कंट्रीज में ऐसे नहीं बांट सकते। भाई हम कभी US का डॉलर ले लेते हैं, आपको कल मान लीजिए पढ़ाई करने जाना है तो आप डॉलर खरीदेंगे, या आपने कुछ मान लीजिए किसी दुबई में एक्सपोर्ट किया तो आपको बात की ज़रूरत होगी। हमारे जो फाइनेंशियल रिलेशंस होते हैं वो बड़े ग्लोबल होते हैं, वो ऐसे नहीं हो सकते। किसी का, कोई आपका रिश्तेदार दुबई में काम करता है, वो आपको पैसा भेज रहा है। तो जो बैंकिंग है, बैंकिंग एक ग्लोबल इंडस्ट्री है, ग्लोबली कनेक्टेड इंडस्ट्री है, और कनेक्टेड होने के कारण बहुत ज़रूरी है कि इसे रेगुलेट किया जाए। और इस रेगुलेट करने के काम को ग्लोबल स्तर पर, वैश्विक स्तर पर काम करता है ये हमारा बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। ये बैंक फॉर सेंट्रल बैंक्स, जैसे मैंने अभी कहा, हेडक्वार्टर इसका बेजल शहर में है। बेजल भी बहुत आपको शब्द ये याद रखना पड़ेगा, बेजल स्विट्जरलैंड में है। और इस बेजल नॉर्म्स हम पढ़ेंगे जब इकोनॉमी में आएंगे, तो बेजल नॉर्म्स, बेजल कई सारी फाइनेंशियल और बैंकिंग रिलेटेड और ऑर्गेनाइजेशन का भी हेडक्वार्टर है बेजल। तो हमें ये BIS याद रखना है कि BIS क्या है और BIS की क्या भूमिका है। हम इसे विस्तार से पढ़ेंगे जब हम इकोनॉमी पढ़ रहे हैं। वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन। आप लोग कस्टम्स से परिचित हैं? व्हाट इज कस्टम्स? यस सर। क्या होता है इसका हिंदी में बोलते हैं सीमा शुल्क। हाँ, क्या होता है कस्टम? सर जब सर कोई कस्टम जो सामान होता है आता सर, है बाहर से सर। हाँ, इंपोर्ट जो सामान होता है सर उसको चेक करता है, ठीक, उस पे शुल्क लगाया जाता है। ठीक, बिल्कुल सही बताया। देखिए, दुनिया जो जितने देश होते हैं वो अलग अलग प्रकार के टैक्स लगाते हैं, अलग अलग तरीके के टैक्स होते हैं। तो जितना अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता है, उस अंतरराष्ट्रीय व्यापार को भी टैक्स किया जाता है। ये बहुत पुराने समय से, मौर्यन एज से आपको इसका जिक्र मिल जाएगा। कौटिल्य के उसमें भी इसका जिक्र मिलता है कि यदि कोई देश से किसी दूसरे देश में सामान लेके जा रहा है, हमारे देश में कोई आदमी सामान लेकर आया है बेचने के लिए, ये मान लीजिए एक X कंट्री है और ये Y कंट्री है, ये दो अलग अलग देश हैं, ठीक है। अब यहाँ दो अलग अलग राजा मान लो, कुछ भी हम मान लेते हैं, दो अलग अलग पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट। अब X कंट्री के देश के लोग Y कंट्री, X कंट्री में कोई खास चीज बनती है, लेट से कोई कपड़ा बनता है, कोई खास चीज ऐसी बनती है जो केवल उस जगह पर, जैसे मान लीजिए हम मुरादाबाद की बात करें, हमारे यहाँ पास में मुरादाबाद है जहाँ पर ब्रास की बहुत बड़ा धंधा है, या फिरोजाबाद है, वहाँ चूड़ियों का धंधा है। अब जो ये चूड़ियाँ हैं, ये चूड़ियाँ कहाँ बनती हैं? फिरोजाबाद में। ब्रास के सामान कहाँ बन रहे हैं? मुरादाबाद में। अब ये मुरादाबाद और फिरोजाबाद X शहर में है। अब इन लोगों को पता है कि हमारे जो Y शहर में हमारी चूड़ियों की डिमांड है, इनको पता है कि ब्रास के आइटम्स का यहाँ पर Y देश में डिमांड है। तो ये लोग जो है अपना सामान लेके, चूड़ी लेकर Y देश में जाते हैं, चूड़ियों को अपने उसमें भरा, ब्रास के सामान को अपने उसमें भरा और इसको लेकर जाते हैं बेचने को, कि हम यहाँ ले जाके इसको बेचेंगे। तो एक मार्केटिंग पर्पस। तो हमारा जो देश होता है, जो दूसरा देश जो होता है, दूसरा देश कहता है कि ना, हम आपको नहीं घुसने देंगे, क्यों आपको आने दें हम? तो कहते हैं हम व्यापार करेंगे। यहाँ के लोगों को यहाँ की चूड़ियों की जरूरत भी है, ये भी ध्यान रखिए, इनको जरूरत है।
कहते हैं ठीक है आप बेचने जा रहे हो तो बेच दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको ये जो सामान आप देने जा रहे हो उसमें टैक्स देना पड़ेगा। और जब बॉर्डर क्रॉस करोगे, सीमाएं पार करोगे, इसलिए सीमा शुल्क, जब सीमा को पार करोगे तो आपको ये शुल्क देना पड़ेगा। तो इसको हम सीमा शुल्क बोलते हैं या कस्टम्स बोलते हैं अंग्रेजी भाषा में। तो जब हम सीमा पार करते हैं, सीमा पार करते समय वो देश का राजा कहता है कि भाई हमारे देश में अगर आप कोई सामान बेचना चाहते हो तो आपको इतना टैक्स, लेट से 10%, 20%, 50%, उसकी मर्जी, वो जितना टैक्स चाहे उतना टैक्स लगा सकता है। तो इस टैक्स को हम बोलते हैं कस्टम्स। और ये हम वाई टैक्स इंपोर्ट कर रहा है, यहाँ से ये सामान भेजा जा रहा है, यहाँ ये सामान जा रहा है, तो एक्सपोर्ट हो रहा है, ये इंपोर्ट कर रहा है, ये एक्सपोर्टिंग कंट्री है। एक और चीज भी हो सकती है, इसके अपने देश का राजा भी ये कह सकता है कि भाई तुम दूसरे देश में, वाई देश में सामान अपने प्रॉफिट के लिए ले जा रहे हो। ये वाला जो टैक्स था जो वाई देश इससे ले रहा है वो है इंपोर्ट टैक्स, कि आप हमारे देश में सामान आयात कर रहे हो तो आपको ये इंपोर्ट टैक्स करना पड़ेगा। और इसके देश के लोग कह सकते हैं, इसके देश का राजा कह सकता है कि अगर आप हमारे देश से सामान बाहर भेज रहे हो तो आपको एक्सपोर्ट पर टैक्स देना पड़ेगा, जब सामान बाहर जाएगा तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो ये जो काम होता है टैक्स करने का, जब अंतरराष्ट्रीय सीमाएं बदलती हैं तो उसको बोलते हैं कस्टम्स। ठीक है, वो काम होता है कस्टम सीमा शुल्क विभाग का। ये लोग आपको जितने पोर्ट्स हैं, जो समुद्री पोर्ट्स हैं वहाँ पर मिलते हैं, ये लोग आपको एयरपोर्ट पर मिलते हैं, क्योंकि कई कुछ सामान एयरपोर्ट के जरिए से भी आता है, तो वहाँ पर ये काम होता है। अब ये जो काम है कस्टम्स का, जो काम है ये इंटरनेशनल नेचर का होता है। और इस इंटरनेशनल नेचर के काम में अंतरराष्ट्रीय रूप से एक दूसरे के साथ एक सहयोग बनाना, एक नीति बनाना आवश्यक है। नहीं तो आप और उनका अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो हम बहुत सारी चीजों को आपस में लेन देन नहीं कर पाएंगे, सक्सेसफुली ले दे नहीं पाएंगे, हम आपस में ही उलझते रहेंगे। तो एक नियम बनाने के लिए कि सभी देश एक नियम से चले, तो वो काम करता है ये वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन, ताकि कस्टम जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन हैं, जहाँ जहाँ भी देशों के जो कस्टम की सरकारें हैं, जहाँ जहाँ कस्टम के डिपार्टमेंट हैं दुनिया भर के, उन सबका एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है उनके बीच कोऑर्डिनेट करने के लिए। 182 देश इसके हिस्से हैं और 98% ट्रेड इन्हीं 182 इस WCO के अंतर्गत आता है। भारत 2018-20 में रीजनल हेड वाइस चेयर ऑफ एशिया पैसिफिक बना, और कुछ समय पहले हमारे डायरेक्टर जनरल भी जो है इंडिया से इसमें बने, हमारे डिपार्टमेंट के ऑफिसर हैं वो इसमें डायरेक्टर जनरल बने। और मैं भी इसका हिस्सा हूँ, मुझे भी इसमें जाने का मौका रहा है। मैं इंडिया को इसमें 2 बार रिप्रेजेंट कर चुका हूँ WCO में। अगला जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं वो है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड। हम ये सवाल हमारे काफी सारे फ्रेंड्स का था, ICJ क्या होता है और ICC क्या होता है। अभी हम उस सवाल का निपटारा करेंगे कि दोनों में क्या क्या अंतर है। तो ICC जैसे इसके नाम में ध्यान रखिएगा, ये क्रिमिनल कोर्ट है। ठीक है, दोनों की फुल फॉर्म को हम याद रख लेते हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। ठीक है, कोर्ट दोनों है, ये न्याय का है और ये किसका है, क्राइम का। इसमें क्रिमिनल शब्द नहीं आता। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, क्रिमिनल शब्द इन्होंने जब इंक्लूड किया है तो निश्चित रूप से ये डायरेक्टली क्राइम से डील कर रहा है, ये सीधे रूप से क्राइम से डील करता है, और इसका हेडक्वार्टर भी हेग में है। इन सब जितने ज्यादातर कोर्ट हैं इंटरनेशनल कोर्ट, इनमें ज्यादातर हेग में ही सिचुएटेड है। ICJ, ICC, जो आर्बिट्रेशनल कोर्ट है, परमानेंट
कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, ये सब हेग में सिचुएटेड है। ऐसी जो इंटरनेशनल बॉडीज हैं जो जस्टिस और उसके लिए काम करती हैं, वो हेग में सिचुएटेड है। तो हमारा जो आईसीसी है वो क्या करेगा, है ना? आईसीसी हमारे इंडिविजुअल्स को प्रोसिक्यूट कर सकता है। हमने बात की थी आईसीजे में, बाद में जाएंगे। तो ये प्रोसिक्यूट मतलब सजा दे सकता है, उनके ऊपर केस की सुनवाई कर सकता है, उन पर अभियोजन। प्रोसिक्यूट का लिटरल मीनिंग होता है अभियोजन। अभियोजन मतलब उन पर केस चलाना, उन पर मुकदमा चलाना, उनको ट्राई करना, उनको चेक करना कि भाई दो पक्ष है, वो एक बोलेगा कि जिसने क्राइम किया है, दूसरा कहेगा नहीं किया है, तो इसको सुनना, ये काम कहलाता है अभियोजन, और इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं प्रोसिक्यूशन। तो ये प्रोसिक्यूट करता है, किसको प्रोसिक्यूट करता है? नंबर एक, इंडिविजुअल को, याद रखिएगा, ये इंडिविजुअल्स को प्रोसिक्यूट कर सकता है। व्यक्तियों को किस चीज के लिए कर सकता है? इंटरनेशनल क्राइम्स ऑफ जीनोसाइड। कुछ ऐसे क्राइम्स हैं, जीनोसाइड का मतलब होता है नरसंहार। कभी कभी हमारे राजा लोग, सरकार के जो लोग होते हैं, जो कभी राष्ट्रपति, जैसे हिटलर उसका एक उदाहरण होता है, ये डायरेक्टली नरसंहार में इन्वॉल्व हो जाते हैं किसी भी कारण से। हमने किसी भी चीज को मान लिया कि नहीं ये जो है गलत है, हिटलर ने तय कर लिया कि नहीं ज्यूज के कारण ही मेरा देश गरीब है, और उसने ज्यूज को खत्म करने का फैसला कर लिया। तो ऐसे कई बार हमारे जो ऐसे उदाहरण रहे हैं कि हमारे राजा लोग, क्योंकि उनके पास एब्सोल्यूट पावर आ जाती है, जिसके पास एब्सोल्यूट पावर आ जाती है वो एब्सोल्यूट नॉनसेंस करना शुरू कर देता है। तो ऐसे जेनोसाइड, और जरूरी नहीं है कि वो कोई वही कर रहा हो सरकार, कोई क्षेत्रीय आदमी कर सकता है, तो कोई क्षेत्रीय लीडर भी कर सकता है, कोई भी आदमी हो सकता है, तो उसको ये ट्राई कर सकता है, कोई गवर्नमेंट, कोई कॉर्पोरेशन, कुछ कोई भी ये कर सकता है। दूसरा है क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। तो एक तो ये जीनोसाइड के लिए, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी मतलब बर्बरता के जो काम है, क्राइम्स ऑफ एग्रेशन एंड वॉर क्राइम। कोई किसी दो देशों में वॉर चल रहा है, तो वॉर के दौरान भी कुछ नियम कानून लागू रहते हैं। जैसे सोल्जर्स को आपने पकड़ लिया, एक दूसरे के, मान लीजिए हमारे सैनिकों ने सरेंडर कर दिया या कुछ सैनिक पकड़े गए, तो वो सैनिक जो पकड़े भी जाते हैं उनको भी कुछ मौलिक अधिकार उपलब्ध हैं। आप उनको पीट नहीं सकते, उनके साथ बहुत सारी चीजें नहीं कर सकते, और अगर करेंगे तो आप इंटरनेशनली जो बेसिक लॉ है उसको तोड़ेंगे। तो वॉर के समय भी कुछ कन्वेंशन लागू रहते हैं। जैसे अभी आपने कुछ समय पहले अगर उदाहरण याद हो तो भारत का यस सर, प्रिजनर्स ऑफ वॉर सर। प्रिजनर ऑफ वॉर, भारत के एक जो पायलट थे वो पाकिस्तान में पहुंच गए थे, है ना? क्या नाम था उनका? अभिनंदन। है ना? क्या नाम था, किसको याद है नाम? अभिनंदन वर्धमान। अभिनंदन वर्धमान। ओके, अभिनंदन वर्धमान। तो ये अभिनंदन पायलट थे और किसी कारण से वहां पहुंच गए। ये पाकिस्तान को अधिकार नहीं है, अगर पाकिस्तान उनके ऊपर किसी तरीके का अत्याचार करेगा, कुछ और करेगा, तो वो वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल कोड होता है, बेसिकली जेनेवा कन्वेंशन था इसके संबंधित, इसका वायलेशन होगा, और भारत पाकिस्तान के खिलाफ यहाँ जा सकता है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। और जिन लोगों ने, जैसे मान लीजिए वो मिलिट्री लीडर हो सकता है कि मिलिट्री के जनरल को प्रोसिक्यूट करने की बात कर सकता है, वहाँ के राष्ट्रपति को, तो किसी के खिलाफ कोई भी पार्टी जा सकती है। तो ऐसे में इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए कि कोई जेनोसाइड ना करे, कोई क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी में शामिल ना हो, माइक्रोफोन बंद कर दीजिएगा, क्राइम ऑफ अग्रेशन से दूर रहे लोग, वॉर क्राइम ना करें, इसके लिए किसी भी व्यक्ति को
सजा दे सकता है, उसका ट्रायल कर सकता है, उस पर केस चला सकता है, और होने पर उसके खिलाफ किसी का माइक्रोफोन ऑन कर दो। अच्छा, तो आईसीसी ऐसा इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट बन गया है, ऐसा एक अदालत बन गया। बहुत सारी जगह, सीरिया में इसका उदाहरण मिलता है, कई देशों में इसके उदाहरण मिलते हैं, जिससे कि हम जो है इस तरीके की जो सिवियर क्राइम है, इसका उद्देश्य है कि जहां इसकी जुरिडिक्शन इसकी वाइड है, क्योंकि अगर राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री ही क्राइम में जुट जाएगा या आर्मी का जनरल ही क्राइम करने लग जाएगा, तो उस देश की न्यायिक व्यवस्था, ठीक है, उस देश की न्यायिक व्यवस्था उस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर सकती। हमारे देश की न्यायिक व्यवस्था तब तक तो हैंडल कर सकती है, मान लीजिए एक दो आम आदमी एक दूसरे के खिलाफ क्राइम कर रहे हैं, वहां सिचुएशन हो वो हैंडल कर सकती है। हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है वो एक समय तो काम कर सकता है, परंतु यदि हमारे जो टॉप लोग हैं वो भी क्राइम में जुट जाए, तो ऐसे में हमारा सिस्टम फेल हो सकता है। तो इसका उद्देश्य इस जुरिडिक्शन को लागू करना है। इसका आधार है रोम स्टैचू। स्टैचू का मतलब होता है कानून, है ना, वो वाली स्टैचू नहीं है जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ स्टैचू का मतलब है कानून, और ये स्टैचू जो है ये निर्धारित रोम स्टैचू जो जो इसके सदस्य हैं, 123 सदस्य हैं, तो इन सदस्यों ने ये तय किया है कि हाँ हम जो है या इसका उसको मानते हैं, और अगर कोई वायलेशन होगा तो नेसेसरी केस सुनने के लिए हम इसके इस पर जो है काम करेंगे। भारत ने अभी इस पर रोम स्टैचू पे साइन नहीं किया है, तो मतलब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पर हमारे लिए उस तरह से सीधा लागू नहीं होगा। अब दोनों में अंतर की हम लोग बात कर रहे थे कि अंतर क्या होता है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है एक अलग चीज है। अभी हमने बात की थी क्राइम्स की, और ज्यादातर क्राइम है वो क्राइम अगेंस्ट मैनकाइंड है, वो हैंडल किए जाते हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट द्वारा। जबकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आईसीजे करता है जब दो देशों में, दो देश हैं वो आपस में किसी कारण से डिस्प्यूट हो गया उनके बीच में, जैसे कि सॉवरेनिटी के इशू पर, संप्रभुता के इशू पर, क्षेत्र के इशू पर। पाकिस्तान और इंडिया कई जगह पर लड़ते रहते हैं, सर क्रीक में कश्मीर के क्षेत्र को लेकर कि नहीं ये हमारा हिस्सा है, वो कहता कि नहीं हमारा हिस्सा है। चीन के साथ हम लड़ते रहते हैं, ठीक है, हमारे उनके साथ विवाद है। ट्रेड को लेके विवाद हो सकता है, नेचुरल रिसोर्स को लेकर विवाद हो सकता है दो देशों के बीच में, किसी संधि को लेकर विवाद हो सकता है, और उस संधि की व्याख्या को लेकर विवाद हो सकता है। ऐसे किसी भी जितने मेंबर कंट्रीज हैं उनके बीच में विवाद हो सकते हैं। ये आईसीजे की बात हो रही है। तो आईसीजे ऐसे विवादों को सुनता है, ना कि क्रिमिनल कोर्ट केसेस को जो क्राइम अगेंस्ट मैनकाइंड है। इसका काम है दो देशों के बीच, दो सदस्यों के बीच इस प्रकार के विवाद, जमीन का विवाद हो, ट्रेड का विवाद हो, दो देशों के बीच के विवाद को सुलझाना, उसको सुनना और उस पर अपना फैसला देना, ये काम है हमारे आईसीजे का। और आईसीजे ऑटोमेटिकली जैसे ही कोई सदस्य यूनाइटेड नेशन का सदस्य बनता है वो उसका हिस्सा बन जाता है, जबकि रोम स्टैचू पर ऐसा नहीं है। रोम स्टैचू पर ये नियम नहीं लागू होता। तो आईसीजे मेंबर स्टेट्स में ये इस प्रकार के केसेस को हैंडल करता है, जबकि जो आईसीसी है वो जीनोसाइड, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, वॉर क्राइम, क्राइम ऑफ एग्रेशन, इनको हैंडल करता है। सर आईसीसी के आईसीसी आईसीसी के सर लिए आईसीसी जैसे सर वो क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी को वो हैंडल करता है, तो सर यहाँ पे सर चाइना में जो उइघुर मुसलमान पे जो अत्याचार जो हो रहा है तो वो आ जाएगा क्या इसके अंडर? किसके ऊपर? उइघुर मुसलमान नहीं है सर? मुसलमान के ऊपर
एक तो इंटरनेशनल उसका वो कैरेक्टर होना चाहिए, इंटरनेशनल कैरेक्टर होना चाहिए, कोई अपीलेंट होना चाहिए कि भाई कौन अपील कर रहा है। कोर्ट जो है ना किसी भी केस में, जैसे आप ये कहें, कोर्ट हमेशा ये देखता है कि भाई विवाद किन दो लोगों के बीच में, दो विवाद वाली दो पार्टीज जरूर होने चाहिए। जैसे एफआईआर है, मान लीजिए कोई क्राइम हुआ, कहीं कुछ हो गया, तो नॉर्मली जो है पुलिस उनका संज्ञान ना ले या ना ले, ऐसा होता है ना। पुलिस ये कह सकती है कि हमें किसी ने सूचित ही नहीं किया, कोई हमें सूचित करेगा तब हम उस पर एक्शन करेंगे, अगर कोई सूचित नहीं कर रहा, हमें हमारी जानकारी में नहीं, तो हम कैसे काम करें। तो किसी ना किसी में जो न्यायालय होते हैं उनमें पार्टीज का कॉन्सेप्ट है कि पार्टी होनी चाहिए, दल होने चाहिए कि भाई कौन इसमें पार्टी है, कौन कौन शिकायत करता है। एक आदमी शिकायत करता है, दूसरा आदमी की अगेंस्ट शिकायत करता है, तो कोई शिकायत करता होना चाहिए। तो ऐसे केस में उइग्यूर वाले केस में मेरे ख्याल से अभी तो पहली बात तो शिकायत करता की होगी कि कौन शिकायत करता है, तो शिकायत के लिए कुछ बेसिस होना चाहिए। जब तक अब चाइना से है, या तो हमारे पास कोई रिसोर्स हो और कोई ना कोई उसे कहने वाला होना चाहिए। तो अभी हम उस पर नहीं गए जहां जहां। और दूसरा, चाइना मेरे को ये नहीं पता कि आईसीसी का हिस्सा है, आई बिलीव कि वो उसका हिस्सा नहीं है, तो ये दूसरा कारण हो सकता है कि आप उसके अंदर नहीं जा सकते जब वो उस पार्टी का, मतलब उस संधि का हिस्सा नहीं है। क्योंकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हम किसी से जबरदस्ती नहीं कर सकते। मान लीजिए कोई देश, अब अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान में तालिबान सरकार अपने नागरिकों पर केस कर रही है, तो उन पर अत्याचार करती है, तो क्या हम आईसीसी में चले जाएंगे? नो सर, सर हाँ कोई तो यहाँ पे कोई नो अपीलेट सर। नहीं है। नहीं, मान लो अपीलेंट है, मान लीजिए कोई अपीलेंट है, तो भी हम चले जाएंगे तालिबान के खिलाफ? नहीं सर, क्यों वो नहीं? मेंबर कंट्री होना चाहिए। वो मेंबर कंट्री होना चाहिए, उसके अंदर एक व्यवस्था। भाई वो किससे जाके किससे सुनवाई करे, नो वो सर। किससे जाके किससे हम अभिनंदन वर्धमान वाला केस ले लेते हैं। अभिनंदन वर्धमान को उन्होंने पकड़ लिया पाकिस्तान में, और उसका जो मिलिट्री का जनरल है या मिलिट्री का जो भी लोकल वो था, उन्होंने उनकी पिटाई की या उनके साथ अत्याचार किया, कुछ भी किया, गलत किया। और दोनों, हम ये भी मान लेते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों उसके मेंबर हैं रोम स्टैचू के। ऐसे केस में इंडिया या मतलब जो भी पार्टी है वो जा सकती है आईसीसी में कि हमारे जो 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 हमारा अधिकारी था वो इस कारण वहां पहुंच गया और उसके ऊपर ये अत्याचार किया गया जो वॉर क्राइम की कैटेगरी में आता है, इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो दोनों उस व्यवस्था के अंतर्गत उन्होंने सहमति दी है कि हाँ, हम अगर कोई सजा मिलेगी तो हम उसका पालन करेंगे। तो अगर वो लोग मिलिट्री जनरल उसमें कल्प्रिट प्रूव होता है, आईसीसी कह देता है कि नहीं, फिर उसको सजा दिए जाने का प्रावधान होगा। परंतु जब तक ऐसा नहीं होता तब तक ये समस्या वहां पर रहेगी। कुछ देशों ने जैसे फिलीपींस, इससे पहले ब्रूंडी का एग्जाम्पल आया था, इन्होंने रोम स्टैचू से बाहर जाने की बात की है कि हम इसको नहीं मानेंगे। कॉन्गो देश का एक वॉर लॉर्ड है, उसको वॉर क्राइम के लिए सजा दी गई थी। कीनिया के राष्ट्रपति को क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के खिलाफ इसके ऊपर केस चलाया गया, उसके ऊपर सजा दी गई। तो ऐसे कुछ उदाहरण हैं। अब एक्चुअली आईसीसी का जो मैंडेट है वो जिस तरीके का है वो छोटे देशों पर, गरीब देशों पर तो चल सकती है, और जो बड़े और अमीर देश हैं उस पर आईसीसी का मैंडेट अभी चल पाना थोड़ा मुश्किल है। क्योंकि अभी आईसीसी के पास ऐसा कोई साधन नहीं है ना, एक ऑर्डर पास कर सकता है, पर उस नियम को लागू करने का तरीका क्या होगा। मान लीजिए अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ हम आईसीसी ने एक ऑर्डर पास कर भी दिया, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया, उस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, कौन करेगा? उसके लिए कोई अथॉरिटी चाहिए भाई, या तो कोई फोर्स जाएगी, अमेरिका जाए, इंडिया जाए, कोई फोर्स जाएगी जो उस पर अटैक करेगी, वहां से उसको पकड़ेगी, कैसे पकड़ेगी? तो वो सबसे बड़ा चैलेंज है। तो उसके लिए एक अथॉरिटी, एनफोर्सिंग अथॉरिटी हमें चाहिए। वो एनफोर्सिंग अथॉरिटी क्या होगी वो अभी तक मतलब उतना डिफाइन नहीं है, खासतौर में बड़े देशों के केस में वो और मुश्किल होते जाएगा। अब चाइना पे मान लीजिए, चाइना में मान लीजिए आपकी बात मान लेते हैं,
उइगुर्स पर केस हो गया और वहां पर सजा दे भी दी गई, आईसीसी में आप केस जीत गए। अब चाइना पर कौन क्या करेगा? क्या अमेरिका उस पर हमला करेगा या इंडिया उस पर हमला करेगा? मान लीजिए वो नहीं मानता, तब कैसे उसे रिजॉल्व करेंगे? ये एक कॉम्प्लेक्सिटी है इस इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की, जिसको भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। पर बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है कि कम से कम एक मिनिमम नियम कानून लागू रहे। अगला कोर्ट जिसकी बात कर रहे हैं वो है परमानेंट कोर्ट ऑफ और आर्बिट्रेशन। सर आईसीसी में दोनों कंट्री का मेंबर होना जरूरी है? बिल्कुल भाई, लागू करने के लिए हमारे पास उनकी उसकी सहमति भी होनी चाहिए। ठीक है जी, हम इस प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे। हमारे पास एक मैकेनिज्म होना चाहिए, इसको कैसे लागू किया जाएगा, लागू करने की एक व्यवस्था होनी चाहिए। और लागू करने की व्यवस्था सहमति से ही बन सकती है इंटरनेशनल रिजीम में। नहीं तो हमारे पास या तो कोई ऐसा सुपर स्ट्रक्चर हो कि भाई ये आदमी, मान लीजिए ये आदमी है, जो भी गलत करेगा, ये लोग हैं जो भी गलत करेगा। अब वो लोग कहाँ से आएंगे? धरती पर लोग किसी ना किसी देश का हिस्सा है। कोई ऐसे लोग तो है नहीं, ऐसी कोई आर्मी तो है नहीं जो किसी दूसरे ग्रह से आती हो। हर एक आर्मी, जो भी इवन यूएन की जो आर्मी होती है, वो देशों से ही मिलकर बनती है। अब देश अपनी आर्मी को क्यों लगाएंगे? वो, और जो भी लगाएगा वो अपने लिए झगड़ा भी मोल लेगा। तो वो ऐसे में वो चीज नहीं होगा। परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है। सर आईसीसी में जो मतलब जज होते हैं सर, वो कितने होते हैं और उनका सिलेक्शन कैसे होता है? सिलेक्शन नहीं होता, आप सहमति से। रोम स्टैच्यू, आईसीसी में यहाँ पर कोई सिलेक्शन नहीं है, कोई और वो नहीं है। हमने एक कानून, एक नियम बनाया जिसका नाम है रोम स्टैच्यू। अगर आपको अब इस रोम स्टैच्यू के यदि हिस्से हैं, जैसे हमने बात की थी 123 सदस्य हैं, तो जो इसको फॉलो करने के लिए एग्री करते हैं कि ठीक है हम जो है रोम स्टैच्यू को फॉलो करेंगे, इसको मानेंगे, तब अगर आप ये फॉलो कर रहे हैं तब तो आईसीसी आपके लिए कर सकता है। पर अगर आप नहीं मानते हो तो आप उसके जुडिक्शन से बाहर चले जाओगे। हाँ जी, अब हम अगला कर रहे हैं परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रेशन का मतलब डिस्प्यूट सुलझाने के कई तरीके हो सकते हैं। हमने पहले भी बात की थी कि झगड़ा अगर दो लोगों में हो जाए तो झगड़े को सुलझाने के क्या तरीके हो सकते हैं, बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपसी वार्तालाप हेल्प कर सकता है सर, नेगोशिएशन से सुलझा सकते हैं। नहीं, सारे झगड़े नेगोशिएशन से कहाँ सुलझते हैं भाई? सारे झगड़े नेगोशिएशन सर कैसे? उनको सर दंड, सर आपसी सहमति से दंड दिया जाए। ठीक है, झगड़ा, कोई भी झगड़ा है, कोई भी डिस्प्यूट है, कोई लड़ाई हो गई, इसमें दो चीज हो सकती हैं। या तो हम एक अदालत बनाएं, एक कोर्ट बना दें, भाई आप इस अदालत में जाओ, एक न्यूट्रल जज वहां बैठा हुआ है, एक न्यूट्रल व्यक्ति बैठा हुआ है जो दोनों पक्षों में से किसी के साथ नहीं जुड़ा हुआ है और जिसको न्याय की समझ है, तो ये न्यूट्रल जज होता है। ये न्यूट्रल जज दोनों पक्षों को, जो भी झगड़े के पक्ष हैं उनको सुनता है, दोनों पक्ष को सुन के वो जज करने की कोशिश करता है कि गलती किसकी है। ठीक है ना? और फिर गलती के अनुसार वो फिर उसको, जिसकी गलती होती है उसको सजा दे देता है। तो किसी भी झगड़े को जिससे कि दूसरे व्यक्ति को ये लगे कि हाँ मुझे न्याय मिला, तो सजा हो सकती है। दूसरा तरीका भी हो सकता है, क्या इसके अलावा भी तरीका हो सकता है? भाई ये जो तरीका है अदालत का, ये लंबा है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है, इसको साबित करना पड़ता है। कोई कहे कि इन्होंने उस आदमी का मर्डर किया है या मुझे मारा है, तो आपको साबित करना पड़ता है कि किसी दूसरे आदमी के सामने कि हाँ आपने वाकई मारा था, आपके उसके सबूत देना पड़ता है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम लोग आपस में बैठ जाएं, दोनों पक्ष बैठ जाएं और दोनों पक्ष बैठकर बात करें कि ठीक है आपकी गलती है, मैंने आपको सॉरी बोल दिया,
बात करने से भी कभी कभी झगड़े सुलझ जाते हैं, इतना बड़ा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, एक आदमी गलती मान लेता है, दूसरा वो कर लेता है। कभी कभी म्यूचुअल एग्रीमेंट से कुछ पनिशमेंट भी तय कर लेते हैं कि ठीक है तुम्हें चोट लग गई, हम आपको जो है 10,000 रुपये दे देंगे, 50,000 रुपये दे देंगे। इस टाइप के भी हम लोग फैसले कर लेते हैं जो पंचायतों में हो जाते हैं। तो झगड़े सुलझाने के लिए दोनों तरीके किए जा सकते हैं। जो ये दूसरा तरीका है इसको हम बोलते हैं आर्बिट्रेशन, बात कर कर झगड़े को सुलझाने का। कि एक व्यक्ति है वो जज नहीं होता, वो आर्बिट्रेटर होता है। ये आर्बिट्रेटर आपकी बात कराता है और दोनों पक्षों को समझाता है कि देखो इसमें आप ही का नुकसान है, अगर आप कोर्ट कचहरी करोगे तो ये दिक्कत आएंगी, आप लोग बैठ के पीसफुल तरीके से अपने झगड़े को सुलझा लो, जिसका जो नुकसान हुआ है वो भरपाई कर दो, तो आपके भी इंटरेस्ट में है। नहीं तो अगर मान लो कोर्ट जाओगे, वहां पर जेल हो जाएगी, कुछ और हो जाएगा, तो वो चीजों को सुलझाता है। तो देशों के बीच भी यही काम करने के लिए एक परमानेंट कोर्ट भी है, जिसका नाम परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है। वो कोर्ट ऑफ जस्टिस से डिफरेंट है, वो ये भी हेग में सिचुएटेड है और कोशिश करता है कि जितने इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स हैं उनको बातचीत करके आर्बिट्रेशन से और पीसफुल तरीके से, क्योंकि सजा मिलने वाले तरीके में ये दिक्कत भी होती है, जिसको सजा मिली, ठीक है, एक को सजा मिलेगी और एक को सजा जो है, तो इसमें क्या होता है, जो कोर्ट में एक आदमी अपने आप को विजयी मानता है कि देखो मैंने उसको सजा दिला दी, दूसरा आदमी अपने आप को ये फील करता है कि यार मेरे साथ जो है इसने किया, तो वो फिर फर्दर बदले की भावना या वायलेंस को प्रमोट करता है। जो न्याय होता है वो कभी कभी न्याय भी आगे वायलेंस को बीज बो देता है। मान लीजिए बहुत सारे ऐसे हमारे देश में आपको केस सुनने को मिलेंगे, सालों साल केस चले जा रहे हैं, ठीक है, वो उन पर केस कर देते हैं, वो उन पर केस कर देते हैं, वो एक परिवार दूसरे परिवार को मार देता है, फिर उसके बच्चे बड़े हो जाते हैं, वो दूसरे परिवार को मार देता है, और ये पीढ़ियों दर चलते रहता है। तो इसके बजाय अगर हम पीसफुल तरीकों से इन झगड़ों को सुलझा लें तो हमारे लिए ये बहुत बेहतर होता है। इसी चीज को हम इंटरनेशनल रिजीम में करते हैं थ्रू परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के लिए। इसमें टेरिटोरियल और मैरीटाइम डिस्प्यूट्स हैं, जो हमारे क्षेत्र को लेकर और पानी को लेकर, नदी को, समंदर को लेकर सॉवरेनिटी इश्यूज हैं, ह्यूमन राइट इश्यूज हैं, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट इश्यूज हैं, मैंने किसी दूसरे देश में पैसा लगाया था डूब गया, ट्रेड रिलेटेड इश्यूज हैं, इन सबको यहाँ पर सुलझाया जा सकता है। चलिए, तो एक ये इंटर अमेरिकन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट है। तो ये अमेरिकन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स के आधार पर है, ये बेसिक जो कन्वेंशन है, मतलब ये हमारा लोकल अमेरिकन रूल के हिसाब से, अमेरिकन नियमों के हिसाब से ये काम करता है। हम अगला जिस संगठन की बात कर रहे हैं वो है यूएन क्लॉज। तो कल भी हम इस पर बात कर रहे थे कि यूएन क्लॉज क्या होता है। पहले यूएन क्लॉज देख लेते हैं, फिर हम इसकी फोटो देख लेंगे कि यूएन क्लॉज क्या काम करता है। यूएन क्लॉज क्या होता है? यूएन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी। कन्वेंशन का मतलब क्या होता है? कोई भी हिंदी वाले स्टूडेंट हमें बताएं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कन्वेंशन? सर सम्मेलन। हिंदी वाले बताएं, और नए नए छात्र बोलने की आदत डालें। कुछ ही छात्र ना बोले, बाकी नए छात्र भी बोले। हाँ जी, कन्वेंशन का क्या मतलब होता है? सर दीक्षांत समारोह, समझाना, समझाना, या एक प्रकार से हम इकट्ठे हुए, कन्वीन हुए, ठीक है, हम इकट्ठे हुए और हमने एक सम्मेलन किया, हमने मिलकर कुछ चीजों पर सहमति बना दी और ये कहा कि भाई आगे से सब लोग इस रूल को फॉलो करेंगे, तो वो कहलाता है कन्वेंशन। कि हमारा ये एक कन्वेंशन है, ये एक नियम है, और ये नियम जो है अनसेड होता है। कन्वेंशन भी एक प्रकार का नियम होता है, पर ये रूल नहीं होता, ये नियम होता है, या ऐसे कहें आम सहमति से बनाया गया नियम। जैसे एक तो रूल होता है, एक लेजिस्लेटिव अथॉरिटी होती है, वो पास कर देती है। दूसरा होता है हम सब लोग मिलके, हमने अपने कोचिंग में सबने मिलकर ये तय कर लिया कि वो बेकार के मैसेज नहीं डालेगा,
ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में हमने ये तय किया है। अब क्या ये नियम है? अगर ये किसी अथॉरिटी द्वारा लागू किया जाए तब ये नियम हो जाएगा, जिसके पास उसको लागू करने की अथॉरिटी है। दूसरा नियम ये हो सकता है कि भाई कोई नियम बनाने वाला नहीं है, हम सब ने मिलकर ये नियम बना लिया कि भाई हम सब इस नियम को फॉलो करेंगे। तो ये कन्वेंशन है, चलन। हम हिंदी में एक और इस्तेमाल कर सकते हैं, चलन या प्रचलन। तो हमने इंटरनेशनल समुदाय ने मिलकर कुछ चीज को, जैसे कहते हैं ना, ये कन्वेंशन है, ऐसा होता आया है। हम हिंदी में ये शब्द इस्तेमाल बहुत करते हैं, होता आया है। कई चीजें हम बस केवल कहते हैं भाई ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा होता आया है। तो ये कन्वेंशन होती है कि ऐसे हम, क्योंकि ये होता आया क्यों होता है, लोगों को ठीक लगा, उन्होंने इसको अडॉप्ट किया। तो ऐसा ही ये कन्वेंशन है, यूएन क्लॉज, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज। और ये जो है यूनाइटेड नेशन का कॉन्फ्रेंस ऑन लॉ ऑफ सी था, उसके अंदर से ये आम सहमति बन के निकली कि हमें ये आम सहमति रखनी है। ये बेसिकली दुनिया में जितना समुंदर है, दुनिया का पानी जितना भी समंदर है, ओशंस हैं, उनका प्रोटेक्शन, कंजर्वेशन है, उनके रिसोर्सेज हैं और मरीन एनवायरनमेंट है, उसको प्रोटेक्ट करना और प्रिजर्व करना, इसके लिए ये काम करता है कि हमें क्या करना है कि भाई दुनिया में जितना समुंदर, ओशन है, उसको कैसे कंजर्व किया जाए, कैसे उसे प्रोटेक्ट किया जाए, कैसे सब लोग उसको बराबरी से इस्तेमाल कर सकें, रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन इक्विटेबल होना चाहिए, सबको मौका मिले, और मरीन एनवायरनमेंट को हम इसको जो समुद्री एनवायरनमेंट है उसको बचा सके। 167 सदस्य हैं, 167 सदस्य, और इसके कुछ इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं। इन इंस्टीट्यूशंस का नाम है इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल फॉर लॉ ऑफ सी, ठीक है, समुद्र का कानून, लॉ ऑफ सी, समुद्र का कानून, ठीक है। क्योंकि समुद्र किसका है? समुद्र किसी का नहीं है, ठीक है, समुद्र एक कॉमन चीज है, सबका कॉमन है, सबका साथ है ना, सबका है। तो सबका है, तो सबका को कौन डिफाइन करेगा? अब सबका में क्या होता है, जो चीज सबकी होती है, जिसके पास ज्यादा शक्ति होती है उसे कब्जा कर लेता है। पंचायती जमीन होती है, जो भी पंचायत का सरपंच होगा वही उस पर कब्जा कर लेगा, क्योंकि वो पंचायती है। तो जो कॉमन चीज होती है, कॉमन चीज पर जो बलशाली होता है वो कब्जा कर लेता है। इस चीज को रोकने के लिए कि कोई उस पर कब्जा ना करे और सब इसका इस्तेमाल पीसफुली कर पाए, इसके लिए ये लॉ ऑफ सी काम करता है। तो इसका एक इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल है इस कन्वेंशन के अलावा, जो अगर कोई डिस्प्यूट हो जाए, ट्राइब्यूनल अगर कोई झगड़ा होगा तब। इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी है, जो कि हमारा जो सी बेड है, हम अभी तो बात कर रहे हैं समुंदर के ऊपर की, सरफेस की, पर समुंदर के नीचे भी बहुत बड़ी उसकी तली है, ये तो पानी हो गया, ठीक है, पर उसकी तलहटी भी है, सी बेड है। सी बेड में बहुत सारी चीजें हैं, कुछ हम जानते हैं, कुछ नहीं भी जानते। एंड फिर है कमीशन ऑन लिमिट्स ऑफ कॉन्टिनेंटल शेल्फ। कॉन्टिनेंटल शेल्फ, जहां हमारे कॉन्टिनेंट की बाउंड्री खत्म होती है, जो कॉन्टिनेंटल हिस्सा है उसकी बाउंड्री खत्म होती है, उसके लिए कमीशन। इसके साथ में ये इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, IMO, इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन के साथ मिलकर महत्वपूर्ण भूमिका ये सब मिलकर इसमें निभाते हैं। अब ये क्या क्या काम करता है? नंबर 1, ये लिमिट तय करता है कि कहाँ से समुद्र स्टार्ट है, कहाँ से देश खत्म है, सबसे पहला काम लिमिट। नंबर 2, नेविगेशन, जो उसमें ट्रेवल कर रहे हैं। आर्चीपेलेगिक स्टेटस, जो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं। ट्रांजिट रिजीम, ठीक है, कहाँ से आप जा सकते हो। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का कॉन्सेप्ट है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ जुरिडिक्शन, कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ पर किसका कंट्रोल होगा। डीप सी बेड माइनिंग, अगर सी बेड जो सबका कॉमन है उस पर कोई चीज हमें खोदनी है तो उस पर क्या नियम कानून लागू होंगे। एक्सप्लॉयटेशन रिजीम, प्रोटेक्शन ऑफ मरीन एनवायरनमेंट, जैसे मछलियों का जरूरत से ज़्यादा दोहन होगा या मरीन एनवायरनमेंट, समुद्री जो पर्यावरण है हम उसको भंग कर देंगे, कोई देश अपना पॉल्यूटेंट फैलाए जा रहा है तो उससे जो समुद्री एनवायरनमेंट है वो खत्म हो जाएगा। साइंटिफिक रिसर्च
एंड सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, ये सब इसके जुरिडिक्शन, ये इसके काम है जिस पर ये काम करता है। हमारा यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी बहुत महत्वपूर्ण है, सभी लोग याद रखना इसको, ये कैसे काम करता है, क्योंकि ये कई सारे हमारे विवादों से भी जुड़ा हुआ है। अब ये हमें बताता है यूएन क्लॉज कि हमारी समुद्र की सीमा कहाँ पर है, उसके कई नाम भी दे रखे हैं, इंटरनल वाटर, टेरिटोरियल वाटर, आर्चिपेलागिक वाटर, कॉन्टिजियस जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ठीक है, तो ये किस किस तरीके से, अब हम इस पर बात एक बार फोटोग्राफिकली इसको समझने की कोशिश करते हैं, ये कैसे कैसे काम करता है। लेट मी गूगल इट। तो क्या है बेसिकली हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है यूएन क्लॉज, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। अब ये सबसे पहला काम ये जो कर रहा है हमारे लिए, वो ये कर रहा है कि हमें ये बता रहा है कहाँ हमारा देश है, कहाँ समंदर है, कौन सा हिस्सा किसके कंट्रोल में रहेगा। तो एक हिस्सा तो है इंटरनल वाटर्स का। ठीक है, मैं यहाँ से चलता हूँ। जैसे भारत का नक्शा, भारत के नक्शे को आप अपने दिमाग में सोचिए, भारत के नक्शे की बाउंड्री आपको दिखाई देती है, दिखाऊं उसको भी? सर कॉन्टिनेंटल शेल्फ होता है सर बाउंड्रीज पे। हाँ अभी आते हैं उस पर, रुक जाओ। हाँ ये देखो, ये हमारा भारत है। तो अब ये तो हो गया भारत, ये पूरा भारत है हमारा। यहाँ हमारा समंदर स्टार्ट हो जाता है, जहाँ नीला नीला हो रहा है, ये नीला नीला हमारा समंदर है। अब जो आसपास का समंदर है, इस समंदर पर किस तरीके का कंट्रोल होगा, कैसे उसकी नीति निर्धारित होगी, क्या हम केवल यहीं तक रह सकते हैं, क्या हम समंदर में जा सकते हैं या नहीं जा सकते। हमारे मछुआरे ट्रेडिशनली सी में फिशिंग के लिए और अपने कामों के लिए जाते रहे हैं, हिस्टोरिकली हर एक देश के जाते हैं। अब वो कहाँ तक जा सकते हैं, कहाँ तक उन्हें जाना चाहिए, कहाँ तक नहीं जाना चाहिए, कहाँ तक ये देश का जो क्षेत्र है वो कंट्रोल में आएगा, ये सब डिफाइन करता है हमारा। तो ये हमारा जो लाइन है, ये हमारी बेस लाइन है, जो हमारी सीमा है। तो ये हमारी बेस लाइन है, और ये बेस लाइन को हम अब देखते हैं यहाँ पर। इस डायग्राम को देखिए, ये समंदर है। अब यहाँ पर आ जाते हैं इस डायग्राम। ये जो बेस लाइन थी, जहाँ भारत की जो बाउंड्री आपको दिखाई दे रही है, वो हमारी बेस लाइन है। ये जो बेस लाइन है, ये हमारी बेस लाइन है, जो हमारे भारत की या किसी भी देश के लिए ये इंडिकेट करेगा। यहाँ तक हमारे देश की लैंड है, यहाँ तक क्षेत्र है। यहाँ से आगे मान लीजिए ये बीच है, इस बीच से 12 नॉटिकल माइल यहाँ से शुरू करके और यहाँ तक, ये क्षेत्र कहलाता है टेरिटोरियल सी। टेरिटोरियल सी की हिंदी जो भी मतलब आपका क्षेत्रीय समंदर। तो ये जो 12 नॉटिकल माइल डिस्टेंस होता है यहाँ से, जहाँ आपकी बेस लाइन, यानी कि अगर इस मैप में देखेंगे तो यहाँ से जो 12 नॉटिकल माइल का डिस्टेंस होगा, मान लेते हैं यहाँ 12 नॉटिकल माइल खत्म हो रहा है। ठीक है, तो जहाँ 12 नॉटिकल माइल खत्म हो रहा है, वहां तक हमारा क्षेत्र है। वैसे मैंने थोड़ा ज्यादा बड़ा कर दिया, पर ये 12 नॉटिकल माइल्स तक का जो क्षेत्र है वो भारत की टेरिटरी है। तो भारत यहाँ खत्म नहीं होता, जहां हमारे को इसका नक्शा दिखाई दे रहा है। भारत यहाँ खत्म नहीं होता, भारत खत्म होता है थोड़ा थोड़ा आगे जाकर। ठीक है, तो ये थोड़ा थोड़ा सा आप आगे बढ़ा लो, 12 नॉटिकल माइल तक अगर मैं लाइन खींच पाऊँ तो ये ऐसी कुछ लाइन होगी। तो यहाँ तक का जो क्षेत्र है वो भारत है, वो भारत से बाहर नहीं है। तो जो टेरिटोरियल वाटर होता है वो भारत का हिस्सा होता है, उस पर भारत का एक्सक्लूसिव कंट्रोल होगा।
उसमें वो जो भी चीज करना चाहे वो उसको उस पर किसी तरीके की कोई पाबंदी नहीं है, और इस एक्सक्लूसिव क्षेत्र में कोई बिना उसकी परमिशन के घुसेगा भी नहीं, यहाँ पर कोई एंटर भी नहीं कर सकता है इस एक्सक्लूसिव एरिया में। इन 12 नेटिकल माइल्स में अगर कोई घुस आया, मान लीजिए कोई नेवी है, कोई भी शिप है, अगर वो घुस आया तो ये बिना अनुमति के घुसा, तो हमारे पास पूरा अधिकार होगा कि हम जो कार्रवाई उचित समझें वो करें। तो ये हो गए 12 नॉटिकल माइल। 12 नॉटिकल माइल के बाद अगला क्षेत्र होता है जो कॉन्टिग्युअस जोन कहलाता है। यहां से लेके यहां तक का जो क्षेत्र होता है वो कॉन्टिग्युअस जोन, यानी कि 24 नॉटिकल माइल। थोड़ा और आगे चलते हैं तो वो क्षेत्र कहलाता है कॉन्टिग्युअस जोन। और उस कॉन्टिग्युअस जोन के बाद अगला आता है 200 नॉटिकल माइल्स। लेट्स से यहाँ ठीक है। अब ये दो अलग अलग क्षेत्र हो गए, ये हो गया हमारा टेरिटोरियल वाटर और ये हो गया हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में ये अधिकार है एक्सक्लूसिव, यानी कि केवल हमारा इकोनॉमिक जोन, कि हम इसका इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, इस 200 नॉटिकल माइल्स का इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, उसके अंदर जो भी इकोनॉमिक रिसोर्स होंगे उन रिसोर्स का इस्तेमाल केवल वो देश ही कर सकेगा, कोई दूसरा देश नहीं कर पाएगा। उसका एकमात्र क्षेत्र होगा। मान लीजिए यहाँ मछलियां हैं, फिशिंग करनी है, वो केवल वो करेगा। माइनिंग है, कोई समुद्र के अंदर में पेट्रोल डीजल कोई भी रिसोर्स मिल रहा है, वो केवल उस देश का, ये भारत का एकमात्र क्षेत्र होगा। इन दोनों में अंतर ये है कि ये वाला क्षेत्र 12 नॉटिकल माइल्स हमारी टेरिटरी है। टेरिटरी और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक, उसमें ये फर्क है कि अगर मान लीजिए कोई शिप यहाँ आ गई, कोई शिप यहाँ पहुंच गई, तो हम उसे रोक नहीं सकते। वो यहाँ से क्रॉस कर सकती है, जाना चाहती है, मान लीजिए वो यहाँ से आई और उसे ऐसे करके जाना है, तो अगर यहाँ आ जाएगी तो हम उसे पकड़ नहीं सकते। हम ये नहीं कह सकते कि आप हमारे एरिया में मत आओ, आप बाहर जाओ, क्योंकि यहाँ से उसको आने जाने की अनुमति है। पर उसका अगर वो यहाँ पर आके वो शिप किसी तरीके की मरीन कुछ भी, मान लो फिशिंग करने लग जाए या कुछ और ऐसी एक्टिविटी करने लग जाए, तब हम उसे रोक सकते हैं, पर केवल क्रॉस करने पर हम उसको नहीं रोक सकते। ये हमारा EEZ होता है, जो 200 नॉटिकल माइल्स तक का होता है। तो ये जो चीज है ये डिफाइन हमारा करता है हमारा यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी, और इसके बड़े सारे इम्पैक्ट भी हैं। हम अभी की क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं, आगे क्योंकि अभी ये टॉपिक पूरा होगा नहीं, मैं इस पर और थोड़ी देर चर्चा करना चाहूंगा। तो आप लोग अभी केवल इतना समझ लीजिएगा सर, इसमें 20 नॉटिकल माइल क्या है? हाँ जी, 20 नॉटिकल माइल इसमें क्या है सर? 24 नॉटिकल माइल्स हमारा कॉन्टिग्युअस जोन होता है। कॉन्टिग्युअस जोन हमारा होता है 24 नॉटिकल माइल्स। ये देखो, ये यहाँ देख लेते हैं, ये हमारा कॉन्टिग्युअस जोन है। इसके बाद जो क्षेत्र शुरू हो जाता है वो क्षेत्र हाई सी, मतलब यहाँ से आगे का जो क्षेत्र होता है ये हाई सी क्षेत्र, ये ओवरलैपिंग एरिया है। मैं कल इसके ऊपर आपको चर्चा में बताऊंगा कि इसका क्या इम्पैक्ट होता है। यहाँ से आगे का क्षेत्र जो कहलाता है वो हाई सी और कॉन्टिग्युअस जोन क्या होता है हम इस पर कल चर्चा करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से हमारा नेशनल एयर स्पेस भी डिफाइन हो जाता है कि हमारा हवाई जहाज बिना किसी रोक टोक के कहाँ तक जा सकते हैं और कहाँ हमारा जो हवाई क्षेत्र है वो शुरू हो जाता है। तो कल हम यहीं से शुरू करेंगे। आज की क्लास को अभी हम यहीं खत्म करते हैं सर। हाँ, मुझे सर एक क्वेश्चन, आप अपने क्वेश्चन को मुझे कल दे दीजिएगा, थोड़ा सा लेट हो गया हूँ। नहीं सर, बस मेरे को असाइनमेंट के बारे में क्लास अपलोड करना था। अच्छा, अपलोड में करा दूंगा। असाइनमेंट दिया था कल। ये स्लाइड सर उस असाइनमेंट के बारे में एक बार बता दीजिए। किसके बारे में? असाइनमेंट सर। असाइनमेंट, ओके। असाइनमेंट मैंने वैसे बताया हुआ है। असाइनमेंट देखो, हमारे जो कोचिंग है यहाँ पर एक स्टूडेंट लॉगिन है। मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगा आज। ये हमारे उसमें
आप वेबसाइट पे जाएंगे, वहां पर आपको एक स्टूडेंट लॉगिन मिलेगा। वेबसाइट पर आपको लॉगिन करना है। जो उन्होंने ना किया हो, अगर कोई नया स्टूडेंट हो, यहाँ पर जाके अपना लॉगिन क्रिएट कर लीजिए। लॉगिन करने के लिए आपको सबसे पहले रजिस्टर करना होगा। मेरे ख्याल से सभी स्टूडेंट ने ये रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर दिया होगा। जिसने ना किया हो वो ये रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करे। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद यहाँ लॉगिन करेगा। लॉगिन करने के बाद आपको जैसे मैं लिंक जो भेजता हूँ वो मुझे भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पर ये लिंक, ये क्लास का लिंक रहता है और यहाँ से आप जब ज्वाइन करते हैं तो ही आपकी अटेंडेंस मार्क होती है। ध्यान रखिएगा, यहाँ से ज्वाइन करना आप सभी के लिए अनिवार्य है, नेसेसरी है, चॉइस नहीं है, इट्स एसेंशियल कि आप लॉगिन का इस्तेमाल करें, अन्यथा आप एब्सेंट मार्क हो रहे हैं। कुछ दिन बाद आपके पास एक मेल आएगा, फिर आप मुझे कहेंगे नहीं सर हम तो सारी क्लास अटेंड करते थे। उससे कोई फायदा नहीं है अगर आप यहाँ से क्लास ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, आप डायरेक्टली लिंक से ज्वाइन कर रहे हैं। मैं लिंक केवल नए बच्चों के बेनिफिट के लिए भेजता हूँ, आपके लिए नहीं भेजता हूँ। तो जितने स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ से ज्वाइन करना है क्लास को। और साथ साथ जो एक प्रैक्टिस टेस्ट है, यहाँ पर ये प्रैक्टिस टेस्ट बनाया गया है। ये प्रैक्टिस टेस्ट में प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। अभी केवल इंटरनेशनल के असाइनमेंट्स हैं, तो उन्हीं के क्वेश्चन यहाँ मिलेंगे आपको। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं, इन क्वेश्चंस को आपको करना है। इस समय पर यहाँ पर 35 क्वेश्चन अपलोडेड हैं। ये 35 क्वेश्चन जब आप कर लेंगे तो इस स्क्रीन पे ये आपको दिखना बंद हो जाएगा, यहाँ क्वेश्चंस आने बंद हो जाएंगे। तो सभी स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपको बार बार रिपीट करेंगे, और रिपीट इसलिए करेंगे ताकि आप उनको अच्छे से मेमोराइज कर पाए। तो ये सबमिट क्विज आप बार बार करते हैं तो ये आपके स्क्रीन से गायब हो जाता है। अगर आपको ना समझ आए तो आप अपने साथी स्टूडेंट की किसी की सहायता ले सकते हैं। वैसे बहुत सिंपल है, आपको बार बार ये सबमिट क्विज करना है। जब आप बार बार इसे करेंगे तो ये कुछ क्वेश्चन को लर्न करता है। ये जो ऐप है ये कुछ क्वेश्चंस को अपने ऑटोमेटिकली लर्न करता है। ये देखता है कि आप कौन कौन से क्वेश्चन ठीक कर लेते हैं। तो वो जो क्वेश्चन आप ठीक कर लेते हैं वो आपको नहीं पूछता है, फिर वो आपसे वो पूछता है जो आपको नहीं आते हैं, आप गलत करते हैं। तो आपको ये बार बार प्रैक्टिस करने हैं, तो आपको ये क्वेश्चंस के आंसर रट जाएंगे, याद हो जाएंगे, दिमाग में फिट हो जाएंगे। अभी तक ये एक्सरसाइज केवल 30 बच्चों ने की है, बाकी बच्चों ने नहीं की है, जो कि अच्छी बात नहीं है। सभी बच्चे इसको, क्योंकि ऑलरेडी इस असाइनमेंट को दिए हुए 5 दिन हो गए हैं, ये असाइनमेंट हमें 2 या 3 दिन में कंप्लीट करना था। तो आप लोग इसको कंप्लीट कर लीजिए। आज या कल में इसमें नए क्वेश्चंस ऐड हो जाएंगे, और फिर जो पुराने जो स्टूडेंट नहीं कर पा रहे हैं वो लगातार असाइनमेंट में पिछड़ते जाएंगे और आपको फिर बाद में दिक्कत होगी। ठीक है सर, कल की क्लास में क्रिप्टो करेंसी के ऊपर कुछ था, तो वो एक बार आप क्लास अपलोड कर, कल चर्चा करेंगे। अब हम कल चर्चा करेंगे, आज की ठीक है सर, क्लास अपलोड कर देना कल। सर कल नेक्स्ट टॉपिक बता दीजिए। ओके जी, बाय। ओके बाय।